आज हम ब्लू जे के इस्तेमाल से जावा सीखेंगे। ब्लू जे यह जावा की एक आईडी है, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इस सॉफ्टवेयर का समावेश आईसीएसई के कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में 9th क्लास से लेकर 12वीं तक किया गया है। इसका प्रयोग करने के लिए आपके कंप्यूटर पर जेडीके का इंस्टॉल किया होना आवश्यक है। आप ओरेकल की वेबसाइट से नवीनतम जेडीके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। इसके बाद bluej.org इस वेबसाइट से ब्लूजे का इंस्टॉलर डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल कर लीजिए। जावा की दूसरी आईडी और ब्लूजे में यह अंतर है कि जैसे आप तैरने के लिए स्विमिंग पूल में जाते हैं, नदी या तालाब में तैरना सीखने के बजाय स्विमिंग पूल में सीखना आसान और सुरक्षित होता है। ब्लूजे यह जावा की प्रोग्रामिंग सीखने के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर है। ब्लूजे का प्रोग्राम ओपन करने पर आपको पहले यह स्क्रीन दिखाई देगा। इसमें प्रोजेक्ट पर क्लिक करने पर न्यू प्रोजेक्ट यह ऑप्शन चुन लें। इस प्रोजेक्ट को कोई नाम दें और ओके पर क्लिक करें। अब आपके नए प्रोजेक्ट की विंडो खुल जाएगी। अब न्यू क्लास पर क्लिक करें। अब इस क्लास का कोई नाम टाइप करें और ओके पर क्लिक करें। आपने बनाए हुए क्लास की फाइल का आइकॉन आपको प्रोजेक्ट के विंडो में दिखाई देगा। इस आइकॉन पर डबल क्लिक करें। इसके खुल जाने पर आपको इसमें पहले से मौजूद कोड दिखाई देगा। इसे हम डिलीट कर देंगे। इसके लिए कंट्रोल और ए दबाकर पूरे कोड को सेलेक्ट कर लें और फिर डिलीट बटन दबा दें। अब क्लास की फाइल एम्प्टी दिखाई देगी। आप अपने जावा प्रोग्राम का कोड इस जगह पर लिखना शुरू कर सकते हैं। अब इसमें हम एक आसान सा जावा प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम पूरा लिखने के बाद क्लास पर क्लिक करके सेव पर क्लिक करें। इसके बाद कंपाइल बटन पर क्लिक करें। यह जावा प्रोग्राम आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिखाई देगा। आप चाहो तो उसे वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। कंपाइल बटन पर क्लिक करने पर अगर प्रोग्राम के भीतर कोई गलतियाँ होगी तो आपके स्क्रीन के निचले हिस्से में एरर मैसेज दिखाई देगा। नहीं तो क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर यह मैसेज आपको दिखाई देगा। अब एडिटर का विंडो बंद कर दें। अब क्लास के आइकॉन पर राइट क्लिक करें। अब एक मेनू दिखाई देगा। इसमें आप वाइड मेन स्ट्रिंग args इस ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। अब इसके बाद एक और डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसमें ओके पर क्लिक कीजिए। अब स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक विंडो दिखाई देगा। यह ब्लूजे का आउटपुट विंडो यानी टर्मिनल विंडो है। अगर यह मिनिमाइज्ड है तो उसे ड्रैग करके बड़ा कर लें और उसे खींचकर स्क्रीन के बीचों बीच ला कर रख दें ताकि आप उसमें लिखे हुए आउटपुट को ठीक से देख सकें। इस तरह से हमने
ब्लूजे की आईडी का इस्तेमाल करके इसमें हमारा जावा का हेलो वर्ल्ड का पहला प्रोग्राम लिखा। आज हम आईसीएसई के क्लास 9th का जो अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर एप्लीकेशंस विथ ब्लूजे नाम का जो सब्जेक्ट है उसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ ए जावा प्रोग्राम देखेंगे। तो क्लास 9th के सिलेबस में जितना स्कोप है उतना ही हम यहाँ पर देखेंगे। ये बिल्कुल इनिशियल और बिगिनिंग स्टेज की जानकारी है। तो जावा का प्रोग्राम लिखना हम जब शुरू करते हैं तो सबसे पहली जो लाइन होती है वो जनरली कमेंट्स की होती है। तो कमेंट्स हम यहाँ पे कैसे लिखते हैं कि ये जो हमें फॉरवर्ड स्लैश दिखते हैं, दो फॉरवर्ड स्लैश के आगे हम जो भी लिखेंगे यहाँ पे एक लाइन में उसे कमेंट माना जाएगा। तो इस कमेंट के अंदर आप अपने प्रोग्राम के बारे में जानकारी लिख सकते हैं जो आपके भी काम आ सकती है और ऐसे लोगों के काम आ सकती है जो आपका प्रोग्राम आपके बाद पढ़ेंगे। तो दूसरे लोगों को समझ में आने के लिए कि आपने ये प्रोग्राम क्यों बनाया है, ये आप कमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो कमेंट हम दो तरह से लिख सकते हैं। सिंगल लाइन में अगर कमेंट लिखनी है एक ही लाइन के अंदर तो हम डबल फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे देंगे। तो कमेंट्स आप जितने चाहो उतनी लाइनें लिख सकते हो, लेकिन हर एक लाइन के आगे डबल फॉरवर्ड स्लैश देना होगा। तो ये है सिंगल लाइन कमेंटिंग। और अगर आपको पहले से ही पता है कि आपको काफ़ी लंबी कमेंट लिखनी है तो आप इस नोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम एक फॉरवर्ड स्लैश देके एक स्टार देते हैं, फॉरवर्ड स्लैश और स्टार। फिर उसके बाद आप एक लाइन लिखिए, फिर दूसरी लाइन की शुरुआत जो है वो स्टार से कीजिए और फिर दूसरी लाइन लिखिए और उसके बाद जितनी चाहिए लाइनें लिखने के बाद जब आपको एंड करना है उसे, तो एंड करते समय स्टार के बाद एक फॉरवर्ड स्लैश। तो शुरुआत होगी फॉरवर्ड स्लैश स्टार से और हर एक लाइन की शुरू में हमें एक एक स्टार देते जाएंगे और एंड होगा स्टार फॉरवर्ड स्लैश से। तो ये होगा एक कमेंट ब्लॉक। तो लंबे लंबे कमेंट्स अगर आपको लिखने हैं प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए तो आप कमेंट ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसके बाद हम सबसे छोटा जावा प्रोग्राम देखेंगे जो कि आमतौर पर सबसे पहला प्रोग्राम हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सीखते समय लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड वाला। तो ये सबसे छोटा जावा का प्रोग्राम हम इसे कह सकते हैं। तो हमने इसकी शुरुआत यहाँ से की है, पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे हम एक क्लास डिक्लेयर करते हैं और इसकी शुरुआत जो है पब्लिक से की है हमने। पब्लिक को कहते हैं एक्सेस स्पेसिफायर और क्लास जो है ये हमारा कीवर्ड है और हेलो वर्ल्ड जो है ये यूज़र गिवन नेम है। यानी कि आप अपने क्लास को जो नाम देना चाहते हैं वो यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये हुआ आपके क्लास का नाम। तो क्लास का नाम लिखने के बाद हम एक ओपनिंग करली ब्रैकेट यहाँ पे देते हैं। करली ब्रैकेट से शुरुआत होगी और करली ब्रैकेट से एंड होगा इसका। तो ये हुआ क्लास ब्लॉक, यानी क्लास की शुरुआत जहाँ से होगी और क्लास का एंड जहाँ पर होगा वहाँ पे एक एक करली ब्रेस होगा, करली ब्रैकेट होगा। ओपनिंग करली ब्रैकेट और क्लोजिंग करली ब्रैकेट या ब्रेस भी कह सकते हैं इसे, करली ब्रेसेस। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्लास ब्लॉक हुआ। क्लास ब्लॉक के भीतर हमको एक मेन फंक्शन डिफाइन करना होता है। तो ये मेन फंक्शन में हमने क्या लिखा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इन ब्रैकेट स्ट्रिंग। यहाँ पे स्ट्रिंग में जो एस जो है वो कैपिटल है और ये जो बाकी सारी जो चीज़ें हैं ये स्मॉल लेटर्स में है। स्ट्रिंग के बाद हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर दिया है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। उसके बाद एक स्पेस देकर ARGS हमने लिखा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS ब्रैकेट क्लोज। तो ये हुआ मेन फंक्शन का डिक्लेरेशन। ये मेन जो है ये फंक्शन है
हेलो वर्ल्ड हमारा क्लास है। हेलो वर्ल्ड के भीतर हमने यहाँ पे मेन फंक्शन लिखा है, और जो फंक्शन होता है, फंक्शन की भी जो शुरुआत है, इसकी जो डेफिनेशन है, इसके अंदर हमें जो भी करना है वो हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर करते हैं। तो यहाँ पे एक ओपनिंग कर्ली ब्रेस है, यहाँ पे क्लोजिंग कर्ली ब्रेस है। तो ये हुआ फंक्शन ब्लॉक। तो फंक्शन ब्लॉक जो है वो क्लास ब्लॉक के अंदर नेस्टेड होता है। तो ये ब्रैकेट्स या ब्रेसेस कहाँ से शुरू हुए हैं, कहाँ ख़त्म है, ये समझने के लिए हम इनमें यहाँ पे इंडेंट देते हैं। तो इंडेंटेड देने की वजह से हमको झट से समझ में आता है कि ये इस ब्लॉक का हिस्सा है। और फंक्शन ब्लॉक में हमने एक ही एग्जीक्यूटेबल सेंटेंस लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहाँ पे सिस्टम का एस कैपिटल है और बाकी सभी हमने स्मॉल लेटर्स में लिखा है। और ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स दिए हैं। ब्रैकेट्स के भीतर हम डबल कोट लिखेंगे। तो प्रिंट में जो भी हम टेक्स्ट आउटपुट के लिए लिखते हैं, यानी जो स्क्रीन के ऊपर प्रोग्राम के आउटपुट की तरह डिस्प्ले होगा, वो हमको डबल कोट्स में लिखना होता है और उसे हम ब्रैकेट्स के अंदर ये हम इसको एनक्लोज करते हैं। तो यहाँ मैंने सिर्फ हेलो ब्लू जे लिखा है और यहाँ पे इसके एंड में एक सेमीकोलन है। देखिए सेमीकोलन यहाँ भी नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पर है। तो सेमीकोलन कहाँ होता है? फंक्शन के अंदर जो हम एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स लिखते हैं। तो एग्जीक्यूटेबल सेंटेंसेस के आगे या एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स के आगे हम सेमीकोलन देते हैं। फिर हमने यहाँ पे क्लोजिंग ब्रेस दिया। फंक्शन ब्लॉक यहाँ पे हमारा क्लोज होगा और क्लास ब्लॉक हमारा यहाँ पे क्लोज होगा। तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने इसी तरह का एक प्रोग्राम रन किया था। तो रन करने के लिए हमें ब्लूजे का प्रोग्राम ओपन करके उसमें एक नया प्रोजेक्ट बनाना होगा और उस प्रोजेक्ट के अंदर एक नया क्लास क्रिएट कीजिए हेलो वर्ल्ड नाम से, और उस क्लास के आइकॉन को आप डबल क्लिक करके ओपन कीजिए। उसमें का जो डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम है उसे कंट्रोल ए करके डिलीट कर दीजिए और फिर उसके अंदर वो जो एडिटर है उसके अंदर ये प्रोग्राम लिखिए। लिखने के बाद उसे सेव कीजिए और फिर उसे कंपाइल कीजिए और फिर उसे रन कीजिए। तो रन करने पर ये हमें आउटपुट में हेलो ब्लूजे दिखाई देगा। तो ये हुआ एक स्मॉलेस्ट जावा प्रोग्राम, सिर्फ जो जावा का स्ट्रक्चर है वो समझने के लिए। अब इसके बाद एक हम लंबा सा प्रोग्राम लेके देखते हैं, इसे थोड़ा सा लंबा प्रोग्राम बनाकर देखते हैं। अब हम जावा का एक और प्रोग्राम देखेंगे। इस प्रोग्राम में जो हमारा मेन फंक्शन है, यानी जो प्रोग्राम का जो मेन हिस्सा है, उसको हमने नाम दिया है टेस्ट फ्रूट्स, पब्लिक क्लास टेस्ट फ्रूट्स। और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये जो फंक्शन है ये हमने इस क्लास में डिफ़ाइन किया है। और इसके अलावा जो ऊपर 3 क्लासेस हमको दिखाई देते हैं, ये क्लासेस हमने क्रिएट किए हैं जिसका इस्तेमाल करके हम उसके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे इस प्रोग्राम के अंदर, ये प्रोग्राम के इस हिस्से में। तो पहले वाले जो 3 क्लासेस हैं और फिर चौथा क्लास है, और ये जो सारा का सारा कोड है ये जाएगा इनसाइड ए क्लास। ब्लूजे का जो प्रोग्राम है उसके अंदर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए, उसको कोई भी नाम दीजिए आप। उसके बाद में न्यू क्लास क्रिएट कीजिए। वो जो न्यू क्लास होगा उसका नाम होगा टेस्ट अंडरस्कोर फ्रूट्स। और फिर उसके अंदर ये सारा कोड हमको पेस्ट करना है। ये कोड आपको इस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स बॉक्स है उसके अंदर मिलेगा, वहाँ से आप कॉपी करके उसको पेस्ट कर सकते हो। तो हम देखते हैं कि इसमें हमने किस तरह से ये प्रोग्राम बनाया है। इसके अंदर हमको शुरुआत की हमने क्लास मैंगो से। इसके अंदर हमने टेस्ट नाम का एक फंक्शन डिफ़ाइन किया है, पब्लिक वॉइड टेस्ट। और इस फंक्शन के अंदर सिस्टम आउट डॉट प्रिंट ln यम्मी, तो सिर्फ हमने एक स्टेटमेंट ऐड किया है। और फिर फंक्शन के जो ब्रैकेट्स हैं क्लोज़ किए, क्लास के जो ब्रैकेट्स हैं क्लोज़ किए। ये हो गया क्लास मैंगो। उसके बाद ऐसे ही हमने क्लास एप्पल क्रिएट किया, उसके साथ क्लास ग्रेप क्रिएट किया।
तीनों के अंदर हमने फंक्शन का एक ही नाम रखा है, क्योंकि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं प्रोग्राम के अंदर, तब हम उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके साथ कॉल करते हैं। इसलिए जब हम मैंगो के ऑब्जेक्ट के साथ टेस्ट को कॉल करेंगे तो मैंगो के अंदर जो डिफ़ाइन किया हुआ फंक्शन है वही कॉल होगा। इसलिए अलग अलग क्लासेस में फंक्शंस के नाम एक जैसे भी हों तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो 3 क्लासेस बन गए। तो हमारा जो मेन यहाँ पे जो क्लास है, यहाँ पर पब्लिक क्लास टेस्ट अंडरस्कोर फ्रूट्स, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। फिर यहाँ पर हम, इसके पहले अगर आपने किसी दूसरे लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग अगर सीखी होगी तो आपको शायद पता होगा कि जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, यानी कि हमको किसी तरह का डेटा अगर स्टोर करना हो प्रोग्राम के अंदर, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो वेरिएबल्स जो होते हैं उनके टाइप्स होते हैं अलग अलग, जैसे इंटीजर वेरिएबल हो या कैरेक्टर वेरिएबल हो, तो इनको प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहते हैं। तो अगर हम किसी वेरिएबल को इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर हम कोई भी इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ पे कि ये जो वेरिएबल इसके अंदर इंटीजर हमको स्टोर करना है। लेकिन यहाँ पर जो हमने नाम दिया है इसका नाम है मैंगो। तो मैंगो क्या है? मैंगो हमने एक क्लास की तरह डिफ़ाइन किया है और क्लास का नाम ही हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए लिया है। तो ये कैसे हुआ? तो ये ऐसे है कि यहाँ पर क्लास को हमने एक डेटा टाइप की तरह इस्तेमाल किया है। तो इसको कहते हैं रेफरेंस डेटा टाइप। तो एक जावा के अंदर एक क्लास को एक डेटा टाइप की तरह हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो होता है रेफरेंस डेटा टाइप। तो रेफरेंस डेटा टाइप में जो हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट यानी क्या कि उस क्लास का एक इंस्टेंस, उसको कहते हैं एक ऑब्जेक्ट। तो ये जो इंस्टेंट कैसे क्रिएट होता है, वो होता है न्यू कीवर्ड से, न्यू मैंगो, और ये दो ब्रैकेट्स हैं। अगर हम क्लास के नाम को 2 ब्रैकेट्स के साथ लिखते हैं तो इसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो न्यू मैंगो लिखने से इस क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट होता है और उस इंस्टेंस को हम इस वेरिएबल को असाइन करते हैं। उस इंस्टेंस की जो लोकेशन है वो जहाँ पर वो क्रिएट किया गया है उस लोकेशन को हम इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। इसलिए इसको रेफरेंस डेटा टाइप कहते हैं। और प्रैक्टिकल पर्पस के लिए ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल को ही हम इसका ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं मैंगो एम। हमारे पास जितने भी क्लासेस हैं हर एक क्लास का अपना अपना ऑब्जेक्ट होता है। तो मैंगो क्लास के लिए मैंगो का ऑब्जेक्ट होगा, एप्पल क्लास के लिए एप्पल क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, ग्रेप क्लास के लिए ग्रेप क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। इस तरह से हम हर एक क्लास के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के ये 2 टाइप्स हैं। इस तरह से आप कर सकते हो मैंगो एम और m इज इक्वल टू न्यू मैंगो, या फिर एक ही लाइन में भी कर सकते हैं एप्पल ए इज इक्वल टू न्यू एप्पल। यहाँ पर हमने वेरिएबल भी डिक्लेयर किया रेफरेंस डेटा टाइप से, और फिर उसके बाद में इस क्लास का एक इंस्टेंस भी क्रिएट किया और उस इंस्टेंस का रेफरेंस जो है हमने इस वेरिएबल में स्टोर किया इस तरह से। तो जब हमारे ये ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं तो उन ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करके हम जिस क्लास के ये ऑब्जेक्ट्स हैं उस क्लास में जो फंक्शंस हैं उन फंक्शंस को हम कॉल कर सकते हैं। तो m.test लिखने से मैंगो क्लास के अंदर जो टेस्ट फंक्शन है उसको हम कॉल कर सकते हैं। इस तरह से आप जावा के अंदर क्लासेस से ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो इसीलिए जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स से इस प्रोग्राम को कॉपी करके आप इसे ब्लूजे के एक नए प्रोजेक्ट में सेव कर लीजिए। टेस्ट अंडरस्कोर फ्रूट्स दिया हुआ है। ये सारा कोड इस क्लास में सेव कर लीजिए और फिर उसके बाद इसको कंपाइल कर लीजिए। अगर कंपाइलेशन सक्सेसफुल हुआ तो आपको
स्क्रीन के नीचे बॉक्स में मैसेज दिखाई देगा। कंपाइलेशन सक्सेसफुल होने के बाद में ये विंडो क्लोज कर दीजिए और फिर जो क्लास का आइकॉन है उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए। वहाँ से वाइड मेन स्ट्रिंग ARGS इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद एक और विंडो ओपन होगा, उसके अंदर आपको सिर्फ ओके पर क्लिक करना है। तब आपको आउटपुट का विंडो स्क्रीन पर दिखाई देगा। आप चाहो तो उसे एनलार्ज कर सकते हो, तो इसमें आपको आपके प्रोग्राम का आउटपुट दिखाई देगा। तो इस तरह से ब्लूजे में आप जो है ये सैम्पल प्रोग्राम रन करके देख सकते हैं। आज हम ICSE के क्लास 9th के सिलेबस के लिए जावा विथ ब्लूजे सीखने वाले हैं। इसमें हम चैप्टर 3 देखेंगे। इसका नाम है वैल्यूज़ एंड डेटा टाइप्स। तो इसका जो सिलेबस है इसमें जो पॉइंट्स हम सीखने वाले हैं वे इस प्रकार हैं। कैरेक्टर सेट्स, उसके बाद यूनिकोड एंड आस्की, एस्केप सीक्वेंसेस, टोकन्स, आइडेंटिफायर्स या वेरिएबल्स उसे कहते हैं, डेटा टाइप्स और टाइप कन्वर्जन। तो इस चैप्टर में इतने पॉइंट्स हम सीखने वाले हैं। अब हम जावा में इस्तेमाल होने वाले कैरेक्टर्स सेट को देखेंगे। कैरेक्टर सेट का मतलब जावा प्रोग्राम लिखते समय हम किन अक्षरों, शब्दों और चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं, इसे कैरेक्टर सेट कहते हैं। तो आमतौर पे इंग्लिश में इस्तेमाल किए जाने वाले सभी शब्द और अंक और कीबोर्ड पर पाए जाने वाले जो चिन्ह होते हैं वे हम प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, और लगभग यही कैरेक्टर सेट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखें कैरेक्टर सेट के अंदर लेटर्स, डिजिट्स, ऑपरेटर्स और पंक्चुएशन मार्क्स या डिलिमिटर्स। तो हम देखें लेटर्स में अंग्रेजी का कैपिटल ए से लेके जेड तक सभी अक्षर, स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक सभी अक्षर। तो हम प्रोग्रामिंग में कैपिटल और स्मॉल लेटर्स दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो डिजिट्स हैं, तो डिजिट्स में जो मूलभूत डिजिट्स हैं जैसे 0 से लेकर 9 तक, तो यही सारे डिजिट्स हम गणित में इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे डिजिट्स हम प्रोग्रामिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये जो चिन्ह हैं गणित में इस्तेमाल किए जाने वाले, इनको ऑपरेटर्स कहते हैं। ऑपरेटर्स में भी जो है यहाँ पर हमारे अलग अलग प्रकार हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो देखें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में प्लस, माइनस, एस्टेरिक्स, ये जो स्टार है एस्टेरिक्स है, इसको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की तरह हम इस्तेमाल करते हैं। जबकि ये जो फॉरवर्ड स्लैश जैसा जो सिंबल है इसको हम डिवीजन ऑपरेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में ये जो परसेंट का सिंबल है इसे एक्चुअली मॉड्यूलो ऑपरेटर कहते हैं। तो मॉड्यूलो ऑपरेटर जो है वो 2 अंकों का जो डिवीज़न होता है उसमें जो बच जाता है, जो रिमाइंडर है, वो यहाँ पे उसको दर्शाता है। अब उसके बाद हम देखें लॉजिकल ऑपरेटर्स। आपने लॉजिकल ऑपरेटर्स अगर पहले पढ़ा होगा तो आप इन चिन्हों को पहचान सकते हैं। यहाँ पे एंड 2 बार लिखा है, इसको सिर्फ हम कहते समय इसको सिर्फ एंड कहते हैं, एंड ऑपरेटर। उसके बाद में ये दो बार स्टैंडिंग लाइन लिखने पर ये बन जाता है और ऑपरेटर। और जो एक्सक्लेमेशन मार्क है इसको हम कहते हैं नॉट ऑपरेटर, एंड और नॉट। उसके बाद में रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो अगर 2 अलग अलग संख्याएं हैं उनकी तुलना करने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये है लेस देन, ए इज़ लेस देन बी, इसको दर्शाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद लेस देन और इक्वल टू। उसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल। ये जो इक्वल है ये 2 वेरिएबल्स की तुलना करता है
कि क्या वे एक दूसरे से समान हैं। यहाँ पे हम इक्वल और इक्वल 2 बार लिखा है हमने। अगर इक्वल सिर्फ एक ही बार अगर लिखेंगे तो क्या होगा, वो बन जाएगा असाइनमेंट ऑपरेटर। 2 बार लिखेंगे तो बन जाएगा रिलेशनल ऑपरेटर। उसके बाद में ये एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू लिखने पर यह बन जाएगा नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। अब हम देखेंगे पंक्चुएशन मार्क्स, इसको डिलिमिटर्स भी कहते हैं। इसमें है डैश, सेमीकोलन, कोलन, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप। उसके बाद में ये जो राउंड ब्रैकेट है, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, और ये करली ब्रेसेस हैं, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस। उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ओपनिंग ब्रैकेट्स, क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ये सभी लेटर्स, डिजिट्स और ऑपरेटर्स जो हैं हमारे कीबोर्ड के ऊपर पाए जाते हैं, तो हम इसका इस्तेमाल जावा का प्रोग्राम लिखने में कर सकते हैं। अब हम आस्की और यूनिकोड क्या है ये देखेंगे। जैसे अभी हमने देखा कि जावा में हम जो कैरेक्टर सेट का इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर हम इंग्लिश के जो सभी अल्फ़ाबेट्स हैं और लेटर्स और सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। जब हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो वो कीबोर्ड जो है वो कंप्यूटर में जो लेटर्स जो है वो प्रिंट करता है स्क्रीन के ऊपर। लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग करते समय हमको उस कैरेक्टर का जो कोड होता है वो कोड हमको कंप्यूटर में फीड करना होता है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कि कंप्यूटर में जो सारी जानकारी होती है वो बाइनरी डिजिट्स में स्टोर की जाती है, जैसे 0 1 1 0 इस तरह से। इसलिए हर एक कैरेक्टर का एक अपना कोड होता है, तो उस कोड को वो कैरेक्टर समझता है कंप्यूटर। इसलिए सबसे पहले जब कंप्यूटर बना तो वो जिन देशों में बना, जैसे इंग्लैंड हुआ, इटली हुआ और अमेरिका हुआ, ये जो देश थे जहाँ पे कंप्यूटर रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई, इन सभी देशों में एक चीज़ कॉमन थी। उनकी भाषाएं भले अलग थीं, जैसे अंग्रेज़ी है, फ्रेंच है, जर्मन है, ये भाषाएं तो अलग हैं, लेकिन उनके जो कैरेक्टर्स हैं, जिन कैरेक्टर्स का वो इस्तेमाल करते हैं, वे सभी आती हैं लैटिन भाषा से। तो जो लैटिन कैरेक्टर सेट है उसको उन्होंने डिजिटाइज किया, तो वो बन गया आस्की कैरेक्टर्स। तो इसका नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसके अंदर जो लैटिन के कैरेक्टर्स हैं वे यूरोप के लगभग सभी लैंग्वेजेस में इसका इस्तेमाल होता है। तो हम भारत में भी, चूँकि हम इंग्लिश में ही ज़्यादातर प्रोग्रामिंग करते हैं, तो हम जो है ये आस्की का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे कंप्यूटर का इस्तेमाल दूसरे देशों में बढ़ा, जैसे रशिया हुआ, चाइना हुआ, इन देशों की जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर सेट हैं, वे लैटिन से अलग हैं। जैसे हिंदी है, ये भी लैटिन से अलग है। तो इन भाषाओं को भी उन्हें अकोमोडेट करने की ज़रूरत पड़ी। एक्चुअल प्रोग्रामिंग में तो हम हिंदी का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जो आउटपुट हम डिस्प्ले करते हैं, आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए हमको हिंदी कैरेक्टर्स को टाइप करने की ज़रूरत होती है। इसलिए इन दूसरी लैंग्वेजेस को भी अकोमोडेट करने के लिए यूनिकोड बनाया गया। तो ये शायद यूनिवर्सल कोड का शॉर्ट फॉर्म है यूनिकोड। तो यूनिकोड के अंदर दुनिया की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, सारी लैंग्वेजेस के ब्लॉक्स हैं। तो हमारे लिए वो एक ब्लॉक है, उसका नाम है देवनागरी ब्लॉक। तो देवनागरी ब्लॉक में हम भारत की जो देवनागरी लिपि से संबंधित भाषाएं हैं, जैसे संस्कृत है, हिंदी है, मराठी है, उसके बाद सिंधी भी है और नेपाली भी है। इन सभी लैंग्वेजेस में हम देवनागरी का इस्तेमाल करते हैं। तो यूनिकोड के देवनागरी ब्लॉक का हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जैसे दूसरी भाषाएं हैं, तमिल है या फिर उर्दू है, तो इनके भी अपने अपने अलग ब्लॉक्स हैं। तो बेसिकली आस्की जो है वो है लैटिन कैरेक्टर्स सेट है, या आप कह सकते हैं कि इंग्लिश कैरेक्टर सेट है हमारे संदर्भ में। और यूनिकोड जो है वो दुनिया की सभी लैंग्वेजेस का जो कैरेक्टर सेट उसके अंदर हैं।
आज हम जावा में एस्केप सीक्वेंस किसे कहते हैं ये देखेंगे। एस्केप सीक्वेंस क्या है ये जानने से पहले हम एक टेक्स्ट एडिटर को ओपन करके उसमें हम कुछ लाइनें टाइप करते हैं। जब आप एक लाइन टाइप करते हो और उसके बाद दूसरी लाइन में आपको जाना होता है तो आप अपने कीबोर्ड पर एंटर की दबाते हो। इसी तरह से आपको अगर स्पेस छोड़नी हो या इंडेंट करना हो तो आप टैब की का इस्तेमाल करते हो। उसी तरह से सिंगल कोट या डबल कोट, इन सारे जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं इनके लिए आप कीबोर्ड की कीज़ का इस्तेमाल करते हो। लेकिन यही सारी चीज़ें अगर आपको अपने जावा प्रोग्राम के आउटपुट में दिखानी हो तो वो कैसे किया जाए, चलिए हम देखते हैं। जावा प्रोग्राम के अंदर हम 2 लाइनें प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने जावा के आउटपुट स्टेटमेंट में 2 लाइनें लिखी हैं, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर 2 लाइनें लिखी यानी कि एंटर की का इस्तेमाल किया तो मेरे कंपाइलर में एरर मैसेज दिखाई देता है। ये एरर मैसेज लाल रंग की अंडरलाइन होती है। माउस का पॉइंटर उस जगह पर ले जाने पर हमको उस एरर मैसेज का टेक्स्ट दिखाई देता है। यानी कि जब हम जावा का प्रोग्राम लिखते हैं तो उस समय हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम उसमें यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट को आप जावा के प्रोग्राम में नहीं लिख सकते। हमें तो ज़रूरत पड़ेगी कि एक लाइन लिखने के बाद हमें न्यू लाइन की दूसरी लाइन से शुरुआत करनी पड़ेगी और साथ ही दूसरी बहुत सारी चीज़ें जो फॉर्मेटिंग में इस्तेमाल की जाती हैं। तो जब भी आपको जावा में नई लाइन लिखने की ज़रूरत है उस समय हमें \n इन 2 कैरेक्टर्स को एक साथ लिखना पड़ता है। तो इसको एस्केप सीक्वेंस कहा जाता है। जावा में ऐसे बहुत सारे एस्केप सीक्वेंसेस हैं जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के इंस्ट्रक्शंस हैं। जैसे \n न्यू लाइन के लिए, \t हॉरिजॉन्टल टैब के लिए, डबल _ अगर आपको _ ही प्रिंट करना हो अपने आउटपुट में तो उसके लिए 2 बार \_ देना पड़ेगा। उसी तरह से सिंगल कोट के लिए \_ सिंगल कोट, डबल कोट के लिए \_ डबल कोट। तो ये जो एस्केप सीक्वेंसेस हैं ये हमें हमारे आउटपुट के टेक्स्ट में लिखना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हो हम जब जावा में आउटपुट लिखते हैं तो system.out.print लिखकर उसके बाद हम एक ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के भीतर हम लिखते हैं जो भी हमें जावा के आउटपुट की तरह प्रिंट करना होता है। तो इसी के भीतर हम ये सारे एस्केप सीक्वेंसेस भी लिख सकते हैं। जावा के अंदर आउटपुट लिखने के लिए हम system.out.print का इस्तेमाल करते हैं और कभी system.out.println का इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप system.out.print लिखकर जो भी उसके आगे आउटपुट का सेंटेंस लिखेंगे तो वह उसी लाइन पर प्रिंट होगा। तो अगर मैंने system.out.print के 2 स्टेटमेंट्स अगर लिखे तो ये दोनों भी स्टेटमेंट्स एक ही लाइन के अंदर प्रिंट होंगे, जबकि system.out.println जो है वो एग्जिस्टिंग लाइन में प्रिंट करेगा। कर्सर जिस जगह पर है उसी जगह पर वो उस सेंटेंस को प्रिंट करेगा। उसके बाद कर्सर जो है वो अगली लाइन में चला जाएगा। तो हम इसका एग्जाम्पल इस छोटे से प्रोग्राम से देख सकते हैं। उसके बाद जावा के कुछ अलग अलग एस्केप सीक्वेंसेस को हम ट्राई करके देखते हैं।
तो यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट बोथ दीज लाइन्स अपीयर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऑन ए सिंगल लाइन। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन लेट अस सी सम एस्केप सीक्वेंसेस। तो ये जो लाइन है, ये लाइन होने के बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। अब अगर हम \t का इस्तेमाल करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल टैब वहाँ पर क्रिएट करेगा। अगर मैं डबल बैकस्लैश का इस्तेमाल करूँगा तो वहाँ पर बैकस्लैश प्रिंट होगा। उसी तरह से बैकस्लैश और सिंगल कोट अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो उसे सिंगल कोट और बैकस्लैश डबल कोट पर डबल कोट प्रिंट होगा। उसके साथ ही \f नाम का एक एस्केप सीक्वेंस है जिसको फॉर्म फीड कहते हैं। तो आप जिस पेज पर प्रिंट कर रहे हो उस पेज को वो स्किप करेगा, यानी जहाँ तक प्रिंट हो गई है उसके बाद में वो तुरंत दूसरी पेज की शुरुआत में चला जाएगा। तो इस तरह से एस्केप सीक्वेंसेस को हम आउटपुट के लिए हमारे जावा प्रोग्राम में टाइप कर सकते हैं। अब हम इसको रन करके देखें। ये कोड मैं आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी दूंगा, आप चाहो तो उसे रन करके देख सकते हो। इसके अलावा भी कुछ एस्केप सीक्वेंसेस होंगे, अगर आपकी किताब में दिए हैं तो आप उन्हें जावा के प्रोग्राम में ट्राई करके देख सकते हो। आज हम जावा में टोकन्स किसे कहते हैं ये देखेंगे। टोकन का जो व्यवहार में हम उपयोग करते हैं, जैसे आप किसी ऑफिस में जाते हो या किसी बैंक में, तो जहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है तो लोगों को उनका जो नंबर है क्यू का, वो समझने के लिए एक टोकन दिया जाता है। वो हो सकता है बिल्ला हो, कॉपर का बिल्ला, या फिर चिट्ठी हो, तो उसको भी हम टोकन कहते हैं। तो टोकन किसी रसीद को कहा जाता है, या जैसे कोई गिफ्ट हैम्पर है या गिफ्ट वाउचर है उसको भी टोकन कहते हैं। लेकिन जावा में जो टोकन का अर्थ है वो अलग है। टोकन जो है वो सबसे छोटे यूनिट को टोकन कहते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में जावा का कैरेक्टर सेट देखा, तो कैरेक्टर सेट में जो अल्फ़ा न्यूमरिक कैरेक्टर्स थे, अल्फ़ाबेट्स थे, न्यूमरल्स थे, और उसके बाद में जो मैथमेटिकल सिंबल्स हैं, कीबोर्ड के ऊपर जो अलग अलग स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, इन्हीं सभी चीज़ों को टोकन कहते हैं। तो कैरेक्टर सेट में और टोकन में क्या फ़र्क है? कैरेक्टर सेट जो है वो हमारी कैटेगरी है, यानी हम अपने लिए समझने के लिए उनको कैरेक्टर सेट में कहते हैं कि ये अल्फ़ाबेट्स हैं, या ये डिजिट्स हैं, या न्यूमरल्स हैं, या ये अलग अलग तरह के स्पेशल सिंबल्स हैं। लेकिन जैसे हम कोई जावा का प्रोग्राम लिखते हैं, लिखने के बाद में वो प्रोग्राम कंपाइल होता है। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है। तो जावा का प्रोग्राम जब कंपाइलर पढ़ता है, कंपाइलर में जाता है, तो उस समय उसको प्रोसेस करने के लिए उसको अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। तो वो प्रोग्राम का जो कंपाइलर के लिए किया गया डिवीज़न है उसको कहा जाता है टोकन। तो इसका हम डेफिनेशन देखें यहाँ पे। टोकन इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कोड विच द जावा कंपाइलर कैन आइडेंटिफाई एंड प्रोसेस। तो एक उदाहरण देखें हम, a इज़ इक्वल टू b प्लस सी। यहाँ पर a जो है यह है वेरिएबल या आइडेंटिफायर। a, b और c ये तीनों हैं वेरिएबल्स या आइडेंटिफायर्स, जबकि इक्वल्स जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, प्लस जो है वो एडिशनल ऑपरेटर है, और जो सेमीकोलन है वो पंक्चुएटर है। तो टोकन जो है ये कंपाइलर के लिए किया गया क्लासिफिकेशन है। तो इसको टोकन का जो डेफिनेशन है उसके अंदर कुछ उसको स्मॉलेस्ट यूनिट कहते हैं, प्रोग्राम का स्मॉलेस्ट यूनिट। जो कोड है, कोड का जो हम सबसे छोटा यूनिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे a एक यूनिट हुआ, इक्वल्स टू एक यूनिट है, b एक यूनिट है, प्लस एक यूनिट है, c एक यूनिट है। किसके लिए? कंपाइलर के लिए है यूनिट।
तो ये जो अलग अलग डिवीज़न है तो इसको कहते हैं कि सिंगल एलिमेंट। अगर हम इनको एलिमेंट कहें कि ये सारे चीज़ें जो हैं ये हमारे कोड के एलिमेंट्स हैं, तो हम इसको सिंगल एलिमेंट को टोकन कह सकते हैं। या फिर कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट। मीनिंगफुल यूनिट किसके लिए? कंपाइलर के लिए। कंपाइलर उसे पहचान सकता है, तो इसी को टोकन कहते हैं। तो टोकन में जो सभी हमारे जावा के कैरेक्टर सेट की जितनी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें उसके अंदर सम्मिलित हैं। जैसे लिटरल्स है, लिटरल्स यानी कॉन्स्टेंट्स, आइडेंटिफायर्स यानी वेरिएबल्स, उसके बाद में असाइनमेंट्स, पंक्चुएटर्स, सेपरेटर्स और कीवर्ड्स। अब हम इनको विस्तार से देखेंगे। अब हम जावा में लिटरल्स या कॉन्स्टेंट्स क्या होता है ये देखेंगे। जावा में कॉन्स्टेंट्स का जो क्लासिफिकेशन है टोकन एज ए टोकन इस प्रकार किया गया है: इंटीजर लिटरल्स, रियल लिटरल्स, कैरेक्टर लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स, बुलियन लिटरल्स और नल लिटरल्स। तो इंटीजर लिटरल्स में क्या है? पूरे नंबर्स होते हैं विदाउट डेसिमल पॉइंट्स, जैसे 1 है, 9 है, 22 है या -35 है। प्लस और माइनस दोनों नंबर्स जो है वो इंटीजर लिटरल्स में आते हैं। उसके बाद में रियल लिटरल्स, रियल लिटरल्स में जो डेसिमल पॉइंट के साथ में जो नंबर्स हैं वो हम रियल लिटरल्स में उनका समावेश करते हैं। जैसे 22.5 -36.2, प्लस और माइनस दोनों तरह की संख्याएं हम रियल लिटरल्स में इसको मानते हैं। उसके बाद में कैरेक्टर लिटरल्स, अगर आपको सिंगल कैरेक्टर लिखना हो कैरेक्टर लिटरल में तो हम सिंगल कोट के अंदर सिंगल कैरेक्टर लिख सकते हैं, सिंगल कोट ए, सिंगल कोट बी, सिंगल कोट में 22 जैसे नंबर्स को भी हम कैरेक्टर लिटरल की तरह लिख सकते हैं। और उसके बाद में जितने भी स्पेशल सिंबल्स हैं उनको भी हम एज कैरेक्टर लिटरल लिख सकते हैं अगर हम इसको सिंगल कोट के अंदर लिखें। उसके बाद में है स्ट्रिंग लिटरल्स। तो स्ट्रिंग लिटरल्स में हम कैरेक्टर की स्ट्रिंग जैसे शब्द लिख सकते हैं, ये हम डबल कोट में लिखते हैं। डबल कोट के भीतर जैसे ब्लू जे लिखा मैंने, या डबल कोट के अंदर ईयर 2020 लिखा, ये हुआ स्ट्रिंग लिटरल्स। उसके बाद में बुलियन लिटरल्स। बुलियन लिटरल्स ये दो हैं, सिर्फ दो ही हैं, ट्रू और फॉल्स। इनको विदाउट कोट लिखा जाता है, इनके ऊपर कोई किसी भी तरह का कोट नहीं होता। और एक है नल लिटरल, इसको सिंगल कोट के अंदर \0, ये ओ नहीं है, 0 है, \0 अगर हमने सिंगल कोट के अंदर लिखा तो ये बन जाता है स्ट्रिंग टर्मिनेटर। तो ये हुए जावा के कॉन्स्टेंट्स या लिटरल्स टोकन्स के अंदर। अब हम जावा में आइडेंटिफायर्स किसे कहते हैं ये देखेंगे। आइडेंटिफायर्स भी जावा में एक टोकन है। टोकन क्या है? टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम दैट द कंपाइलर कैन अंडरस्टैंड। तो आइडेंटिफायर्स भी एक टोकन हुए। तो आइडेंटिफायर्स किसे कहते हैं? आइडेंटिफायर उन नामों को कहते हैं जो नाम हम क्लास को देते हैं, मेथड को देते हैं, वेरिएबल को देते हैं या किसी लेबल को देते हैं। अब हम एक एग्जांपल से देखेंगे। पब्लिक क्लास टेस्ट, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args इंटीजर a = 0। हमने इस तरह के प्रोग्राम इसके पहले वीडियो में देखे हैं। यहाँ पर टेस्ट जो है ये क्लास नेम है, ये हमने दिया हुआ नाम है, यानी यूज़र ने दिया हुआ नाम है। अब यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेन जो है ये एक मेथड नेम है। उसके बाद में स्ट्रिंग args, स्ट्रिंग ये क्लास का नाम है, क्लास नेम है, args ये वेरिएबल नेम है, और इंटीजर a = 0 में a जो है ये वेरिएबल नेम है। तो इस तरह से ये अलग अलग तरह के आइडेंटिफायर्स हैं। इसमें क्लास है, मेथड है और वेरिएबल नेम है। तो ये जो नाम है इनको कहते हैं आइडेंटिफायर्स। तो जब हम ये नाम देते हैं तो उसमें हम किस तरह की सावधानी बरत सकते हैं या हम क्या क्या कर सकते हैं। ये जो नाम है आइडेंटिफायर्स, इसमें आप सभी अल्फ़ा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अल्फ़ा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स यानी कैपिटल A से कैपिटल Z तक, स्मॉल a से स्मॉल z तक, 0 से लेके 9 तक, और उसके बाद डॉलर सिंबल और अंडरस्कोर। तो ये दो स्पेशल कैरेक्टर्स और ये अल्फ़ा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स, इनको आप इन नामों में इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जो नाम है वे किसी अल्फ़ाबेट से शुरू होने चाहिए,
यानी ए से लेके जेड तक स्मॉल हो या कैपिटल हो, उससे नाम की शुरुआत होनी चाहिए। आप किसी नंबर से उसकी शुरुआत नहीं कर सकते। उसके बाद नाम लिखते समय नाम 2 शब्दों से नहीं बना सकते आप, यानी दो शब्द अगर हों, आपका लंबा नाम हो तो उसके बीच में आप स्पेस नहीं दे सकते। इसलिए अगर आपको 2 अलग अलग शब्दों वाला नाम लिखना हो तो इसके लिए आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हो दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए। तो बेसिकली उसको एक ही वर्ड की तरह ट्रीट किया जाता है। आप 2 वर्ड का नाम नहीं बना सकते आइडेंटिफायर्स के लिए। उसके बाद में ये केस सेंसिटिव होता है। अगर आपने कैपिटल लिखा या स्मॉल लिखा तो उसको उसी तरह से पहचाना जाता है। उसके बाद रिजर्व्ड वर्ड्स कांट बी यूज्ड। हम रिजर्व्ड वर्ड्स का इस्तेमाल आइडेंटिफायर की तरह नहीं कर सकते। रिजर्व्ड वर्ड्स क्या हैं इसमें, अब इस प्रोग्राम में हम देखें। पब्लिक क्लास, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ये जो हैं सभी ये रिजर्व्ड वर्ड्स में आते हैं। आपकी किताब में रिजर्व्ड वर्ड्स की आपको लिस्ट मिलेगी, वो आप देख लीजिए। तो इसके अंदर जो भी रिजर्व्ड वर्ड्स हैं इनका इस्तेमाल आप आइडेंटिफायर्स की तरह नहीं कर सकते। आप यहाँ पे नहीं लिख सकते कि पब्लिक क्लास स्टैटिक या पब्लिक क्लास इस तरह से आप नहीं लिख सकते, या इंटीजर पब्लिक इज इक्वल टू 70 ऐसे आप नहीं लिख सकते। तो ये जो रिजर्व्ड वर्ड्स हैं इनका इस्तेमाल आप आइडेंटिफायर्स की तरह नहीं कर सकते। अब हम आइडेंटिफायर्स में वेरिएबल के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। वेरिएबल्स जावा में क्या है, वेरिएबल एक आइडेंटिफायर है। जो अलग अलग आइडेंटिफायर्स हैं जैसे क्लास नेम है, मेथड नेम है, उसी तरह से वेरिएबल भी एक आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर क्या है, आइडेंटिफायर एक टोकन है। टोकन क्या है, टोकन जो है जावा का सबसे छोटा यूनिट है जो कंपाइलर पहचान सकता है। तो हम वेरिएबल के बारे में देखेंगे। वेरिएबल इज़ ए नेम्ड मेमोरी लोकेशन। तो जब हमको प्रोग्राम के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करनी होती है, या तो प्रोग्राम की शुरू में उसको एंटर करते हो या यूज़र के द्वारा इनपुट जो होता है उसको आप स्टोर करते हो, उसके लिए आपको एक वेरिएबल की ज़रूरत होती है। तो उस जगह को जो है वेरिएबल कहते हैं, और उस वेरिएबल को पहचानने के लिए हम उसे कोई नाम देते हैं। तो हर एक वेरिएबल में कोई ना कोई वैल्यू स्टोर की होती है। वेरिएबल्स नीड टू बी डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज्ड। तो हमको बताना पड़ता है कि हमको किस तरह का वेरिएबल चाहिए, यानी कि हमको किस तरह का डेटा उसके अंदर स्टोर करना है। तो आप किस तरह के वेरिएबल्स बना सकते हैं, आप बना सकते हैं इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, स्ट्रिंग और बुलियन। तो हम इसको इंटीजर टाइप का वेरिएबल कैसे बनाएंगे, इंट ए। यहाँ पर इंट, फ्लोट, डबल, कैर, स्ट्रिंग और बुलियन ये जो हैं ये जावा के कीवर्ड्स हैं या रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। ए जो है वेरिएबल का नाम है, आप ए की जगह कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये होगा आपका इंटीजर टाइप का वेरिएबल, ये होगा फ्लोट टाइप का वेरिएबल एफ जो है, डी जो है वो डबल टाइप का वेरिएबल है, सी जो है वो कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है, एस जो है वो स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है, टी जो है बुलियन टाइप वेरिएबल है। इसको डिक्लेरेशन कहते हैं। अब इनिशियलाइजेशन, उस वेरिएबल में हमको अगर कुछ स्टोर करना है तो हम कैसे स्टोर करेंगे। इंट में हम इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, a इक्वल्स टू 10। फ्लोट में हम फ्लोटिंग वैल्यू f इज इक्वल टू 10.5, d इज इक्वल टू 0.0, ये डबल है यानी फ्लोट की डबल स्पेस इसके अंदर होती है। उसके बाद कैरेक्टर c इक्वल्स टू सिंगल कोट a। तो सिंगल कोट जो है ये हम कैरेक्टर को वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के लिए इस तरह से हम लिखते हैं। उसके बाद में स्ट्रिंग जब लिखते हैं तो ये स्ट्रिंग वेरिएबल है यस, इसके अंदर हम एक स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे। एस इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर ब्लू जे मैंने लिखा है। उसी तरह से बुलियन टी ये हुआ डिक्लेरेशन, टी इज इक्वल टू फॉल्स ये हुआ इनिशियलाइजेशन। बुलियन में ट्रू और फॉल्स ये दो ही वैल्यूज़ होती हैं। अब ये हमने 2 लाइनों में लिखा, इसको हम सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं। इंट ए इज इक्वल टू 10, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक ही जगह पे हुआ हमारा, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम डायनामिक इनिशियलाइजेशन किसे कहते हैं देखते हैं, कि हम पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं कि हमको इंटीजर ए बी सी चाहिए। अब ये जो इंटीजर बनते हैं, बनने के बाद में
हमको यूज़र से जानकारी मांगनी है कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू आपको क्या चाहिए, और यूज़र से वैल्यू मिलने के बाद हम उसको समझो हमें एडिशन करना है उन दो वैल्यूज़ का, c इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। तो यूज़र से उसकी वैल्यू हमें जब मिलती है तब हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हम डायनामिक इनिशियलाइजेशन इसको कहते हैं। उसी तरह से फ्लोट में हम यहाँ पे a इज़ इक्वल टू 2.5, b इज़ इक्वल टू 3.5 और c, तो हमने 3 फ्लोट वेरिएबल्स डिक्लेयर किए a, b और c, और उसके ऊपर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं c इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। अब चूंकि दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे ऑलरेडी हैं तो c को यहाँ पे कैलकुलेट करेगा, और कैलकुलेट करने के बाद में इसका जो एडिशन है वो c के अंदर स्टोर करेगा। उसी तरह से डबल, इंट a इज़ इक्वल टू 25 और डबल d, यहाँ पे a और d ये दो वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हैं। इसके अंदर a जो है इंटीजर है। अब हम इसको d इज़ इक्वल टू मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ a, d के अंदर हम 25 का स्क्वायर रूट क्रिएट करेंगे और उसको d में स्टोर करेंगे। तो ये हुआ डायनामिक इनिशियलाइजेशन। तो हम इसकी वैल्यू डायरेक्टली उसके अंदर स्टोर नहीं करते हैं, तो एक वहाँ पे कोई प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस का जो आउटपुट होगा वो उसके अंदर स्टोर होगा उसके अंदर। उसी तरह से स्ट्रिंग, तो हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर किए S1, S2, S3। तो प्रोग्राम जब चलता है उस समय हमने समझो यूज़र से हमने ये जनरेट किया, ये जो स्ट्रिंग्स हैं यूज़र से मांगी स्ट्रिंग्स, और फिर उसके बाद हम S3 को हम कॉन्केटिनेट करेंगे S1 प्लस S2 इज इक्वल टू S3। तो ये दो स्ट्रिंग के अंदर जो भी वैल्यू होगी प्रोग्राम के भीतर, उन दोनों वैल्यूज़ को जोड़ के हम S3 स्ट्रिंग बनाएंगे। तो इस तरह से वेरिएबल्स को डायनामिकली इनिशियलाइज कर सकते हैं। हम जावा में अलग अलग तरह के टोकन्स क्या हैं ये सीख रहे हैं। टोकन यानी प्रोग्राम का सबसे छोटा हिस्सा जो कंपाइलर जिसे डिटेक्ट कर सकता है। तो आज हम टोकन्स में देखेंगे कि पंक्चुएटर्स, सेपरेटर्स, ऑपरेटर्स और कीवर्ड्स क्या होते हैं। अब उसमें हम देखें पंक्चुएटर्स यानी पंक्चुएशन मार्क्स या पंक्चुएशन साइंस। तो इसमें 3 तरह के पंक्चुएशन साइंस हैं, क्वेश्चन मार्क है और डॉट है और एक सेमीकोलन है। तो इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल हम टर्नरी ऑपरेटर के अंदर करते हैं। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है? जैसे मैक्स इक्वल टू इन ब्रैकेट ए इज़ ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क, उसके बाद a कोलन b। टर्नरी ऑपरेटर में दो साइंस हम इस्तेमाल करते हैं, पंक्चुएशन साइंस, एक तो क्वेश्चन मार्क है और एक कोलन है। टर्नरी ऑपरेटर में इफ़ स्टेटमेंट की तरह ये काम करता है। अगर इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b देन मैक्स इक्वल टू a, इफ़ a इज़ नॉट ग्रेटर देन b, इफ़ दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स देन मैक्स इक्वल टू b। इस तरह से टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो टर्नरी ऑपरेटर में हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। अब देखें हम डॉट, आपने जावा के प्रोग्राम में देखा होगा, हम आमतौर पे ये हमेशा लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या प्रिंट एल एन। तो यहाँ पे जो है डॉट से हमने जोड़ा है इनको, सिस्टम आउट प्रिंट। तो ये तीनों क्या हैं? तो डॉट रिप्रेजेंट स्कोप ऑफ ए फंक्शन, प्रिंट यहाँ पे फंक्शन या मेथड है। तो ये जो मेथड है ये इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, आउट ऑब्जेक्ट से। ये ऑब्जेक्ट जो है इस क्लास का हिस्सा है। तो इस तरह से क्लास, ऑब्जेक्ट और फंक्शन को जोड़ने के लिए हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में हम देखें सेमीकोलन। सेमीकोलन जो है, हम जो जावा के पैकेजेस को इंपोर्ट करते हैं प्रोग्राम के अंदर शुरुआत में, वहाँ पे हम हर एक स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन देते हैं। जैसे इंपोर्ट java.io.star, उसके बाद हमने दिया सेमीकोलन। और दूसरा हम सेमीकोलन कब देते हैं? क्लास का जो ब्लॉक होता है, जैसे ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक ब्लॉक है प्रोग्राम का, प्रोग्राम के ब्लॉक के भीतर जितने भी हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे, हर एक स्टेटमेंट को हम सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे या सेपरेट करेंगे। अब ये जो लाइनें हैं आप लिखते समय अलग अलग लाइन में लिख सकते हो या एक ही लाइन में लिख सकते हो, लेकिन जब आप सेमीकोलन से उसे सेपरेट करोगे तो कंपाइलर इसे एक अलग स्टेटमेंट समझेगा। तो कंपाइलर की सुविधा के लिए हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं।
तो ये हुए पंक्चुएटर्स। अब हम देखेंगे सेपरेटर्स। सेपरेटर्स जो है वो जावा में टोकन होते हैं। सेपरेटर्स इज़ ए टोकन इन जावा। तो सेपरेटर्स में कौन कौन से सेपरेटर्स यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? कॉमा है, ब्रैकेट्स हैं, करली ब्रैकेट्स हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। तो इसमें जो कॉमा का इस्तेमाल है वो वेरिएबल्स को अलग करने के लिए हम करते हैं। जैसे इंटीजर a कॉमा b कॉमा c। तो जब हम वेरिएबल्स लिखते हैं तो एक वेरिएबल से दूसरा वेरिएबल सेपरेट करने के लिए हम कॉमा लिखते हैं। तो ये जो कॉमा है ये कंपाइलर को पहचानने के लिए लिखा जाता है, क्योंकि कॉमा भी एक सेपरेटर है जो एक टोकन है। कॉमा एक टोकन है, तो कंपाइलर जैसे ही कॉमा को पहचानता है तो ये समझता है कि इसके पहले वाली जो टोकन है वो अलग था और इसके बाद का टोकन जो है वो अलग होगा। इस तरह से हम वेरिएबल्स को यहाँ पर अलग कर सकते हैं। इसके बाद में ब्रैकेट्स का इस्तेमाल हम देखें। 3 तरह के ब्रैकेट्स यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो जावा का जो पहला प्रोग्राम होता है उसमें आपको तीनों तरह के ब्रैकेट्स दिखाई देंगे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे जो नॉर्मल ब्रैकेट है राउंड वाला, उसके अंदर हमने स्ट्रिंग और स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है। तो स्ट्रिंग एरे हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है और args जो है वो वेरिएबल का नाम है। यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो, स्ट्रिंग एरे ए, स्ट्रिंग एरे बी या स्ट्रिंग एरे सी, ये भी लिख सकते हो। args का कोई मतलब नहीं है, यह एक सिर्फ गिवन नेम है, ये एक वेरिएबल है। args वेरिएबल है और ये हम एरे डिफ़ाइन कर रहे हैं, स्ट्रिंग एरे डिफ़ाइन कर रहे हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप है। और उसके बाद में जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा नीचे, उस ब्लॉक की शुरुआत और एंड जो है ये करली ब्रेसेस से होगी। इस तरह से तीनों तरह के जो ब्रैकेट्स हैं अलग अलग काम के लिए आते हैं। तो ये जो नॉर्मल ब्रैकेट्स हैं हम मेथड का आर्गुमेंट के लिए लिखते हैं। यहाँ पर मेन मेथड है और ये ब्रैकेट्स के अंदर जो भी है इसको हम कहते हैं इसका आर्गुमेंट, इस मेथड का आर्गुमेंट है। उसके बाद मैथमेटिकल फार्मूला और प्रायोरिटी ऑपरेशन। जैसे आप कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन या मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखते हो तो उसकी जो इवैल्यूएशन होता है, उसकी जो प्रायोरिटी है, वो प्रायोरिटी हमको डिटरमाइन करने के लिए इस तरह के ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसे मिलती है? जो ब्रैकेट्स के अंदर है वो पहले उसका इवैल्यूएशन होता है, उसका कैलकुलेशन होता है उसका। तो उसके लिए भी हम इन ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। और लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर में इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर लूप है तो फॉर लूप लिखते समय भी हम उसका कंट्रोल स्ट्रक्चर लिखने के लिए इस तरह के ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये हुए ये राउंड वाले ब्रैकेट्स। उसके बाद करली ब्रैकेट्स हमने देखे, ग्रुप और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। जैसे आप कोई भी क्लास लिख रहे हो तो क्लास का नाम जब आप लिखते हो उसके बाद में उसकी शुरुआत होती है कोड की इस तरह के करली ब्रैकेट से, और जब क्लास ख़त्म होता है तो वहाँ पर भी आप एक क्लोजिंग करली ब्रैकेट देते हो। फिर उसके भीतर जब आप कोई फंक्शन डिफ़ाइन करते हो, मेथड डिफ़ाइन करते हो, तो उस मेथड का जो कोड है उसका भी जो ब्लॉक है उसके लिए आप ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हो। तो ये नेस्टेड हो सकते हैं। जैसे क्लास का ओपनिंग करली ब्रैकेट और क्लोजिंग करली ब्रैकेट होगा, उसके भीतर फंक्शन है, फंक्शन का भी ओपनिंग और करली ब्रैकेट होगा। तो ये नेस्टेड हो सकते हैं एक दूसरे के अंदर। अब देखें हम स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स जावा में जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं एरे, और उसके बाद में हम उसको इनिशियलाइज करते हैं और एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, तीनों काम के लिए ये जो है हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम उदाहरण देखें, स्ट्रिंग एरे ऑफ कार्स। तो हमने कार्स नाम की एक स्ट्रिंग एरे बनाई यहाँ पे। उसके बाद में हम इसको इनिशियलाइज करेंगे, स्ट्रिंग एरे ऑफ कार्स इज इक्वल टू इन करली ब्रेसेस, और उसके अंदर जो भी हमको वैल्यूज़ लिखनी है वो हम डबल कोट के अंदर लिखेंगे और उसको कॉमा से सेपरेट करेंगे, ये जो नाम है।
तो जब हम एरे को इनिशियलाइज करते हैं उस समय उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो उसकी नंबरिंग 0 से होती है। तो पहला एलिमेंट होता है ये 0, फिर 1, ये 2। तो जब हमको इस एरे के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस करना हो तो उसको कैसे एक्सेस करेंगे, इसका जो नंबर है वो हम यहाँ पे लिखेंगे system.out.println इन ब्रैकेट कार्स, ये हमारे एरे का नाम हुआ, कार्स इन स्क्वायर ब्रैकेट 0। तो ये जो है मारुति प्रिंट करेगा यहाँ पे, ये जो फर्स्ट एरे है 0 नंबर का। तो इस तरह से हम जावा में सेपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हम जावा में ऑपरेटर्स और कीवर्ड्स के बारे में जानकारी लेंगे। ऑपरेटर्स जो हैं, हम यहाँ पर ऑपरेटर्स को एज ए टोकन देख रहे हैं। तो अरिथमेटिक, रिलेशनल और लॉजिकल, ये 3 तरह के ऑपरेटर्स हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर में प्लस, माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एट्सेट्रा। तो ये सभी जो हैं ये जावा के टोकन्स हैं। तो प्लस इन इटसेल्फ इज ए टोकन इन जावा। द कंपाइलर अंडरस्टैंड्स इट एंड इट कैन प्रोसेस इट। उसी तरह से रिलेशनल ऑपरेटर लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल्स और नॉट इक्वल। तो हमने जावा के कैरेक्टर सेट के समय भी सारी चीज़ें देखी थी, लेकिन जो कैरेक्टर सेट था वो हमारे अपनी समझने के लिए था, हमारे क्लासिफिकेशन के लिए, हमको समझने के लिए। लेकिन इस समय जो है ये कंपाइलर के लिए है। ये जो क्लासिफिकेशन है ये कंपाइलर को जाता है। तो ये सब क्लासिफिकेशन जो है हम कंपाइलर के लिए कर रहे हैं, इसलिए इनको टोकन कहा जाता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड है, और नॉट है। उसी तरह से कीवर्ड्स या रिजर्व्ड वर्ड्स, जावा में जो भी कीवर्ड्स हैं या रिजर्व्ड वर्ड्स हैं उनकी लिस्ट आपको अपने बुक के अंदर मिल जाएगी। तो ये भी जावा के टोकन्स हैं। चूँकि ये टोकन्स हैं, इसका जो कंपाइलर के लिए जो है एक स्पेशल पर्पस होता है, इसलिए हम कीवर्ड्स का इस्तेमाल वेरिएबल्स को या क्लास को या मेथड को नाम देने के लिए नहीं कर सकते। हम इसका नेमिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पब्लिक, क्लास और एल्स, फ्लोट जो हैं ये हैं रिजर्व्ड वर्ड्स या कीवर्ड्स। आज हम 3rd चैप्टर का लास्ट पार्ट देखेंगे। इसमें डेटा टाइप्स, जावा के जो डेटा टाइप्स है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। प्रोग्राम में जब हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं तो जो वेरिएबल्स जो हैं वो जानकारी कंपाइलर को जाती है। तो कंपाइलर क्या करता है कि वो देखता है कि आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसका टाइप कौन सा है, और उस टाइप के अनुसार वो मेमोरी में जगह रिजर्व करता है। तो इसको कहते हैं स्टोरेज असाइनमेंट फेज़। तो मेमोरी में आपके वेरिएबल में जो भी आपको जानकारी स्टोर करनी है उसके लिए आपको जगह रिजर्व करनी पड़ेगी। तो जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से उतनी मेमोरी वहाँ पे रिज़र्व की जाएगी। तो इस स्टोरेज असाइनमेंट फेज़ के लिए आपको जो डेटा टाइप है आपके वेरिएबल का डिक्लेयर करना पड़ता है। जावा में कितने अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप्स हैं ये देखेंगे। डेटा टाइप्स में मेन टाइप्स यहाँ पे हैं प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में न्यूमरिक और नॉन न्यूमरिक ये 2 टाइप्स हैं, और न्यूमरिक में भी हम इंटीजर्स और फ्लोटिंग, इंटीजर नंबर्स और फ्लोटिंग नंबर्स। इंटीजर्स जो हैं वो पूर्णांक हैं, और फ्लोटिंग जो है जिसमें हम डेसिमल देके नंबर लिखते हैं तो उसको फ्लोटिंग नंबर्स कहते हैं। तो इंटीजर्स में जो है बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग, ये 4 टाइप्स हैं। ये सारे कीवर्ड्स हैं उसके। अगर आपको 1 बाइट स्टोर करना हो तो उसके लिए 1 बाइट जगह रिजर्व होती है। उसके बाद में शॉर्ट टाइप का अगर नंबर है तो उसके लिए 2 बाइट्स रिजर्व होते हैं। इंट अगर आपने डिक्लेयर किया तो 4 बाइट्स, लॉन्ग के लिए 8 बाइट्स। तो ये जो है सबसे छोटी संख्या, उसके बाद में उससे बड़ी, ऐसे जैसे जितनी बड़ी संख्या होगी उस तरह से इसमें से हम कोई भी डेटा टाइप का सिलेक्शन कर सकते हैं। और फ्लोटिंग में फ्लोट और डबल।
फ्लोट के लिए 4 बाइट्स जगह रिजर्व होती है, डबल के लिए 8 बाइट्स, और नॉन न्यूमरिक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए कैरेक्टर्स और बुलियन, ये 2 टाइप्स हैं। कैरेक्टर में सिर्फ 1 बिट जगह रिजर्व होती है क्योंकि हमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर स्टोर करना होता है, तो ये बाइट नहीं 1 बिट है। बुलियन के लिए 2 बाइट्स है। और जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, जैसे हमको अगर जावा में कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है किसी क्लास का, तो उस समय हम क्लास को एज ए रेफरेंस डेटा टाइप उसका हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पर नॉन प्रिमिटिव या रेफरेंस डेटा टाइप भी इनको कहते हैं। तो इसमें क्लासेस, एरेज और इंटरफेसेस, ये 3 जो हैं ये रेफरेंस डेटा टाइप्स हैं जावा में। तो इनके लिए जो जगह है वो जितनी इनकी ज़रूरत होगी उस हिसाब से जगह रिजर्व की जाती है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की तरह कोई फिक्स इनकी रिजर्व नहीं होती है। प्रोग्राम के अंदर जैसे ज़रूरत होगी उस हिसाब से उसके लिए जगह रिजर्व की जाती है। अब हम स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में देखेंगे। स्ट्रिंग st इक्वल्स टू इन डबल कोट्स हेलो ब्लूजे हमने लिखा, तो स्ट्रिंग जो है डेटा टाइप है, st वेरिएबल का नाम है और हेलो ब्लूजे इसकी वैल्यू है। स्ट्रिंग की वैल्यू हमेशा हम डबल कोट के अंदर ही लिखते हैं। तो स्ट्रिंग और उसकी वैल्यू जो स्टोर होती है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर स्टोर होती है। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल क्या है? इज ए सेपरेट ब्लॉक ऑफ मेमोरी इन हीप। तो जावा में, जेवीएम में मेमोरी के 2 अलग अलग हिस्से होते हैं, एक को कहते हैं स्टैक और दूसरे को कहते हैं हीप। तो इसको आसानी से हम ऐसा समझें कि थोड़े समय के लिए जो चीज़ें हमको स्टोर करनी होती हैं वो स्टैक में स्टोर करते हैं और लंबे समय के लिए जो स्टोर करना होता है उसे हीप में स्टोर करते हैं। तो हम जावा के क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स जो क्रिएट करते हैं उन्हें हीप में स्टोर किया जाता है। तो हीप के अंदर स्ट्रिंग्स को स्टोर करने के लिए एक अलग से मेमोरी का लोकेशन, एक ब्लॉक होता है, उसको कहते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। तो इस स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स स्टोर किए जाते हैं। जब हम कोई स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रिंग st इज इक्वल टू हेलो ब्लूजे, उस समय एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। जेवीएम जो है, जावा वर्चुअल मशीन, एक नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर। तो ये हुआ स्क्वायर जो है, ये हमारा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर इसकी जो वैल्यू है हेलो ब्लूजे स्टोर होती है, और जो st है वेरिएबल नेम, वो आ गया हमारा स्टैक के अंदर। और st को और उसकी वैल्यू को जोड़ने के लिए यहाँ पे एक पॉइंटर भी होता है ताकि हम पहचान सकें कि इस वेरिएबल की वैल्यू ये है, इसलिए एक पॉइंटर भी यहाँ पे बन जाता है। तो इस तरह से जब भी हम स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तो उसकी जो स्टोरेज है जावा के अंदर इस तरह से की जाती है। अब हम टाइप कन्वर्जन देखें। जैसे जब हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं तो समझो उसके अंदर अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स हो, एक वेरिएबल इंटीजर है या एक वेरिएबल लॉन्ग है, तो उस समय क्या होगा। एक उदाहरण लेते हैं, इंट a लॉन्ग b और लॉन्ग c। तो यहाँ पे हमको a प्लस b करना है। तो एक वेरिएबल इंटीजर है, एक वेरिएबल लॉन्ग है। तो अगर हम दोनों का एडिशन करें तो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो हम किस में स्टोर करेंगे। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या है, वो लॉन्ग में स्टोर होगा। अगर एक छोटा वेरिएबल है, एक बड़ा वेरिएबल है, उसकी वैल्यू अगर हमको स्टोर करनी है तो हमको एक बड़े वेरिएबल में स्टोर करना होगा। तो ये इसको कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो यहाँ पे अगर एक इंटीजर और एक लॉन्ग का एडिशन करेंगे तो उसको हम लॉन्ग वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो ये हुआ इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अब एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है। जैसे हमको फ्लोट से इंटीजर में कन्वर्ट करना है। जैसे हमने डिक्लेरेशन के समय a और b को इंटीजर डिक्लेयर किया, लेकिन आगे हमको उसको इंटीजर से फ्लोट में चेंज करना है, तो ये हम कर सकते हैं एक्सप्लिसिटली, यानी बता सकते हैं कि भाई हमको इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट करना है। तो करेंगे कैसे। जैसे इंटीजर a और b हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए और उसके बाद में यहाँ हम जब कोड लिखेंगे फ्लोट x इज इक्वल टू इन ब्रैकेट फ्लोट a प्लस b, तो पहले हम इंटीजर a प्लस b का एडिशन करेंगे, फिर उसको फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे और ये जो फ्लोट वैल्यू है वो हम x के अंदर स्टोर करेंगे। तो इस तरह से हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन भी कर सकते हैं। उसी तरह से डबल x और y, तो ये डबल डेटा टाइप के 2 वेरिएबल्स हैं x और y। इसका रिजल्ट हमको इंटीजर में अगर स्टोर करना है एज ए इंटीजर, तो डबल तो 8 बाइट वाला
डेटा टाइप है और इंटीजर है 4 बाइट वाला, फिर भी हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इंट m इज इक्वल टू इन ब्रैकेट x प्लस वाई, तो पहले x प्लस वाई की जो एडिशन होगी फिर उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर उसे एक इंटीजर वेरिएबल में स्टोर किया जाएगा। तो ये हुआ एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन।